नाथ जी जुड़ रहे हैं, जो हैं एमडी यूग्रो कैपिटल के। यूग्रो में काफ़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप देखें, अगर आप कुछ महीनों का अगर आप ट्रेंड देखें तो काफ़ी न्यूज़ फ्लो है वहाँ पे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी स्टेक लिया था प्रेफरेंशियल वगैरह में, उसके बाद रिजल्ट्स आए जो कि बहुत बड़े थे। और कल शाम को ब्लॉक डील ने हमने दिग्गज इन्वेस्टर आशीष खचोलिया ने करीब 1.6% स्टेक भी लिया है। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं कंपनी की फंडामेंटल से बात करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स जो आए हैं वो एक बहुत शार्प सर्च दिखा रहे हैं। अपने उनके लोन बुक में प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत इजाफा आया है। इसके ड्राइवर्स क्या हैं? सचिन जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है आपके स्टॉक में। पहले मीटिंग्स हो रही थी, अब ब्लॉक डील्स दिख रही हैं। अब ये बताइए कि हम नंबर्स से बात करेंगे, लेकिन स्टॉक और मार्केट के बारे में आप नहीं बात कर सकेंगे, मैं समझता हूं। बट आपके इस क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त बूस्ट आया आपके नंबर्स में। ये कितना सस्टेनेबल है मोमेंटम? अजय जी, ये देखिए, बूस्ट जो है, जो ऑब्वियसली बाहर से देखने में बहुत बड़ा बूस्ट लगता है, बट ये जो हम पिछले 4 साल से बिल्ड कर रहे थे, ये उसका रिजल्ट है। यूग्रो शायद पहली ऐसी कंपनी होगी जिसने 2018 के मध्य में बिना कोई बिजनेस के सीधे 1,000 करोड़ की कैपिटल 4 बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से रेज करी। हमने अपना बिजनेस 2019 में स्टार्ट किया। 2019 से 20 हमने बहुत ही लिमिटेड, बिकॉज आईएलएफएस और बीएचएफएल के बाद किया था, लिमिटेड वे में किया। और फिर कोविड आ गया। कोविड पीरियड में ये कंपनी 200 लोग से 2,000 लोग पे, 8 लोकेशन से 100 लोकेशन पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लोग या 5 लोग से 250 लोग। सो हमने बहुत काम किया उन 18 महीनों में। और उसका जो नेट रिजल्ट था कि जब कोविड खत्म हुआ तो हमारी कैपेसिटी बहुत बड़ी बिल्ट हुई, और उस कैपेसिटी को अब हम माइन कर रहे हैं। सो ये बहुत हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं, बिकॉज हमको लगता है कि हमारी कैपेसिटी अभी भी 30% स्पेयर बची हुई है। अगर आप इस तरह से देखें, आपने पूछा ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। हमारा जो ये जो इन्वेस्टमेंट फेज था या जो बिल्ड आउट फेज था वो कंप्लीट हो गया, एटलीस्ट फॉर नाउ। हमने मार्च के महीने में 600 करोड़ डिस्बर्स किया था। अगर आप मोटा मोटा ये मान के चले कि हम उतना ही लोन हर महीने डिस्बर्स करेंगे इस पूरे साल, तो करीब 7,000 करोड़ डिस्बर्स करेंगे। अगर उसमें आप 6,000 करोड़ हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग लोन बुक है उसको ऐड करें तो 13,000 करोड़, और 3,000 करोड़ तक के लोन जो है लोग कस्टमर हमारे हमको वापस करेंगे। तो ये हमको बड़े आराम से 10,000 करोड़ तक ले जाता है। और जैसा मैंने कहा कि अब हम जो है इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को फुल्ली मैच्योर करें। तो हमारे ऑपेक्स में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट हम डेटा एनालिटिक्स टीम में करीब 50 लोग और जोड़ रहे हैं। तो हमारा 30 से 35 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इंक्रीमेंटल लोन बुक है वो बड़े आराम से हमको 2 से 2.5 टाइम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ दिखाती है, और हमारा पैट भी काफी अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आपसे एक दो बातें पूछनी है कि ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं आपके लोन बुक में, इस ग्रोथ के पीछे किस तरह का रिस्क एसोसिएटेड है, या आप इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं? कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई लेंडिंग बिजनेस में ग्रोथ लाना तो आसान होता है, कलेक्शन एक इशू है, क्वालिटी ऑफ बुक इज एन इशू। आप उस चीज़ को कैसे कैप्चर कर रहे हैं, कैसे एड्रेस कर रहे हैं, और आप उस मैटर पे क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये तो मैं रोज ही सुनता हूँ कि पैसा देना बहुत आसान है लेकिन वसूल करना मुश्किल। लेकिन हम पैसा भी बहुत मुश्किल से ही देते हैं अजय जी। अगर आप हम डेटा एक प्रेजेंट करते हैं अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, आज के दिन में या पिछले 2.5 साल में हमारा लॉग इन टू डिसबर्समेंट रेट, ये वो बताता है कितने लोग हमारे पास आए और कितनों को हमने लोन दिया, वो 30% से ज्यादा नहीं गया है। इसका मतलब 600 करोड़ पर मंथ लोन देने के लिए हम करीब 2,400 करोड़ के लोन ओरिजिनेट करते हैं। ये ना क्रेडिट क्वालिटी को मेंटेन करता है। हम ग्रोथ के भूखे नहीं है, हमारी कैपेसिटी हमको ग्रोथ दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो कोर है, प्रॉब्लम थी एमएसएमई फाइनेंसिंग की कि आप ना उसके जब आप उसके रिपोर्टेड फाइनेंशियल के बेसिस पे लोन देने की कोशिश कर रहे थे तो आपको कुछ पता ही नहीं रहता था, बिकॉज वो रिपोर्टेड फाइनेंशियल एक तो 12-6 महीने पुराना होता था, उसमें लैग इफेक्ट होता था। हमारी जो क्रेडिट अंडर राइटिंग है वो डेटा ड्रिवन है। मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं, अगर आप किसी का जीएसटी डाउनलोड करिए और उसका आप डिजिटाइज बैंकिंग लीजिए और उसको अपने ब्यूरो से कोलैबोरेट करिए, मशीन बता देती है कि इस बंदे का मंथली कितना एवरेज नेट आ रहा है और इसका क्या पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, और वो अपनी ईएमआई दे सकता है कि नहीं दे सकता है।
जैसे कंज्यूमर फाइनेंस में ये चीज हुई आज से करीब 13 या 14 साल पहले। मेरा तो बहुत मानना है कि नेक्स्ट 10 साल में खाली यूग्रो नहीं, ऐसे कम से कम 5 या 10 और लेंडर भी आएंगे जो ये मेथड यूज करके एमएसएमई फाइनेंसिंग को ऑन टैप बना देंगे, जब चाहिए तब पैसा लीजिए। इंटरेस्टिंग। तो रिस्क इस तरह से आप कैप्चर कर रहे हैं। अब ग्रोथ की बात करते हैं। ये जो आपका इस बार क्वार्टरली नंबर आया है, इसको क्या एक्स्ट्रापोलेट करना ठीक होगा? क्या ये नेक्स्ट 1-2 साल में जो आपने गाइडेंस दी है 22,000 करोड़ AUM की, क्या उस पर आप ऑन ट्रैक है या वो बीट हो सकती है? नहीं देखिए, जो हमने 20,000 करोड़ ये गाइडेंस हमको देनी क्यों पड़ी आज से करीब 1 साल पहले, जब हम ऐसे बोलते थे कि हम इंडिया की सबसे बड़ी एमएसएमई फाइनेंसिंग कंपनी बनाना चाहते हैं, तो लोगों को लगता था कि ऐसी कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए हो नहीं सकता। तो हमने जिसको बोलते हैं पुट अवर हेड वेयर द चॉपिंग ब्लॉक वाज, और हमने वो बिल्कुल नंबर पब्लिश ही कर दिया। पर जैसा मैं कह रहा था, देखिए मार्केट अपॉर्चुनिटी और साइज ऑफ द बिजनेस हमारी इकोनॉमी में एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो इतना ज्यादा है कि आप बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं, खाली इस पे लगे रहने की जरूरत है। ऐसा पहले भी हुआ है। अगर आप देखें कंज्यूमर फाइनेंसिंग में बजाज, जो कि बहुत बड़ा नाम है, 2008 में 7-8 हजार करोड़ के आसपास था, 2,52,000 करोड़ है, 45% की CAGR ग्रोथ है। तो मेरे को नहीं लगता कि ग्रोथ और साइज और सस्टेन करना एक प्रॉब्लम है। अभी हम जो नियर टर्म 1 साल देख रहे हैं, उस साल तो हम जो हमने मार्च में किया था वही हम नेक्स्ट 12 महीने करना चाहते हैं, और उसके बाद हम एक और राउंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट जो कोर है वो है कि हम अपना डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटी को हम बढ़ाते रहें, हम क्रेडिट क्वालिटी को कंट्रोल रखें, और फाइनली हमारा बिजनेस इज ड्रिवन बाय कि हम लाइबिलिटी साइड हमको आती रहे, और लाइबिलिटी साइड जैसे बैंक्स और पब्लिक मार्केट और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हमको लेंड करते रहे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कैलिब्रेटेड ग्रोथ करें। बहुत जबरदस्त करेंगे तो ऐसा हमारे पीछे कोई कारू का खजाना नहीं है कि हमको पैसे आते रहते हैं। बड़े मेहनत से हर लोन हमको आता है, जो हम आगे छोटे लोन देते हैं। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सचिन गांधी, और आपको पूरा राइट है, आप चाहें तो इसको आप मिस भी कर सकते हैं, बट मैं क्यूरियस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक्सचेंजेस पे देखा अभी हाल ही में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपसे मीटिंग सीख कर रहे हैं, जो आपने इन्फॉर्म किया ऑब्वियसली एक्सचेंजेस को। कुछ ब्लॉक्स हुए भी हैं और कुछ हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और भी लोग आपके स्टॉक में आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स से आप मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं वो लोग आपसे ग्रोथ के बारे में, आगे के प्लान के बारे में? दो चीज है अजय जी। जब ये कंपनी डिजाइन की गई थी, तो 4 बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आए थे, जिन्होंने करीब 80% शेयर इस कंपनी का लिया। और ये लिस्टेड कंपनी के तौर पे स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मेरा इवेंचुअल मानना है कि पब्लिक मार्केट ओन्ड एंटिटी लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के लिए बेस्ट गवर्नड होती है। तो इस एस्पिरेशन के साथ हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद 4 साल हमने बिल्ड किया। इस बार जब मैं दोबारा ये 350 करोड़ की कैपिटल रेज हमको करनी थी, ऑल ऑफ अस को ये रियलाइज हुआ और हमारी मैनेजमेंट टीम को ये रियलाइज हुआ कि पब्लिक मार्केट में एक कंपनी जो 6-7 हजार करोड़ के AUM पे है, जो इसका इतना साइज है, जो 1,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी इस साल में, किसी को इस कंपनी के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन वो ठीक है, फिर भी हमने कैपिटल जाके डेनमार्क गवर्नमेंट के सॉवरेन नाम से रेज कर ली, हमने QIP कर लिया। लेकिन ये लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पब्लिक मार्केट फॉर यूग्रो वाज वेरी अननर्विंग। तो जैसे ही हमारी कैपिटल रेज हुई और हम अपने क्लोज विंडो पीरियड से बाहर निकले, हमने एक थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट किया कि हम जाके इन्वेस्टर कम्युनिटी से मिले और उनको बताएं यूग्रो के बारे में। तो पहली चीज तो सब लोग जिनसे हम मिले पिछले 1 महीने में, वो सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने यूग्रो के बारे में और ये जो हम कर रहे हैं सुना नहीं था। सेकेंड, वो स्केप्टिक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप हो कौन, ये इतना बड़ा ग्रोथ आप कैसे कर सकते हो। और थर्ड, जिन्होंने भी हमको टाइम दिया और हमारी मैनेजमेंट टीम ने उनको बड़े अच्छे से हमारा डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा यूनिक को लेंडिंग का लाइबिलिटी इंजन बिल्ड किया, तो लोगों ने बोला हम आपको देखते रहेंगे। अब उसमें आई थिंक जो लोग देख रहे हैं, हम कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। कुछ ऑब्वियसली आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे, वो तो मैं ज्यादा उस पर नहीं बोल सकता, ना मेरे पास आप लोग को पता हो जाता है, मुझे तो पता भी नहीं लगता। बट ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, क्योंकि और ये कॉन्शियस एफर्ट खाली इसलिए है कि अगर आपको बड़ी लार्ज इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो बिना पब्लिक मार्केट और लार्ज इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर के सपोर्ट के नहीं बना सकते।
Alright, ठीक है सचिंद्रनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इतनी डिटेल में हमें सारी चीजें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स ऑल्सो। आपसे जल्दी बात होगी, नंबर्स के बाद भी आपसे अगले क्वार्टर में फिर बात करेंगे।